चेयरमैन वांग दिल खोलकर हंसे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैंने पहले भी आपके साथ जबरदस्ती की है? आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस पर अधिक ध्यान देना होगा। वांग युनमेई मुस्कुराए और सिर हिलाया। वेटर को निजी कमरे में लाने देने से पहले उसने चेयरमैन वांग से कुछ देर तक बातचीत की। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, किसी ने उसे आवाज दी। वांग युनमेई को डर था कि उसे इसकी आदत नहीं होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सामान्य भावनाएं तुरंत वापस आ जाएंगी। वह एक ऐसी इंसान थी जो बेकार नहीं रह सकती थी। केवल जब वह व्यस्त थी तभी वह मजबूत और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। जैसे ही वह कार्यालय लौटने वाली थी, वांग युनमेई ने ऊपर देखा और एक परिचित व्यक्ति को याओची के दरवाजे से तेजी से अंदर आते देखा। वह व्यक्ति लंबा और पतला था। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा अतुलनीय रूप से सुंदर था। हालांकि पहले की तुलना में इस व्यक्ति ने आज ग्रे स्पोर्ट्स शर्ट पहनी हुई थी, जिससे वह पहले जैसा दूर का नहीं लग रहा था। जी हाओयू ने बगल में नहीं देखा और तेजी से आगे बढ़ गए। ये स्पष्ट था कि याओची में कोई उसका इंतजार कर रहा था। वांग युनमेई ने जी हाओयू को पहचान लिया। उसके दिल में एक पल के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी ओर चलने का साहस जुटाया। उसने पहल करके पुकारा, यंग मास्टर जी। ये सुनते ही जी हाओयू अपनी जगह पर रुक गए। उसने अपना सिर घुमाया और वांग युनमेई को तेजी से उसकी ओर आते देखा। जब वह करीब आए, तो वांग युनमेई अभी भी अपनी घबराहट को छिपा नहीं सकी। हालांकि जी हाओयू उनकी कनिष्ठ थीं और बहुत छोटी थीं। जी हाओयू की प्रतिष्ठा व्यापक थी, वांग युनमेई का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि अन्य सफल उद्यमी भी अनिवार्य रूप से जी हाओयू से डरेंगे। जी हाओयू ने कुछ देर तक वांग युनमेई को देखा, हालांकि उसकी शक्ल पहले से कुछ बदल गई थी। वांग युनमेई ने कभी भी गाढ़ा मेकअप नहीं किया था, इसलिए उसे अभी भी उसकी शक्ल का हल्का सा आभास था। आप हैं? जी हाओयू ने भौहें चढ़ा दीं। उसने एक क्षण सोचा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। जियो ए की माँ। आखिरी बार उन दोनों की मुलाकात काफी समय पहले हुई थी, शायद लगभग आधा साल हो गया था। अब जब जी हाओयू उसे पहचान सका, तो वांग युनमेई भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वांग युनमेई जल्दी से मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, मैं जियो ए की माँ हूँ। द्वारा अद्यतन कॉम। हालांकि अगले ही सेकंड में वांग युनमेई को स्तब्ध कर देने वाला दृश्य सामने आया। जी हाओयू अचानक झुक गए और झुक गए। उन्होंने बेहद सम्मानजनक और गंभीर रुख के साथ वांग युनमेई को बुलाया। हेलो, आंटी। इससे वांग युनमेई को इतना सदमा लगा कि वह चिल्लाने लगीं। वांग युनमेई घबराहट में 2 कदम पीछे हट गए। जब उसने प्रतिक्रिया की, तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और जी हाओयू को ऊपर उठाने में मदद की। युवा मास्टर जी, इतने विनम्र मत बनो। वांग युनमेई गुप्त रूप से चौंक गया था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास गलत व्यक्ति है। क्या यह अभी भी वही युवा मास्टर जी हैं जिन्होंने अहंकारपूर्वक उसकी ओर इशारा करते हुए कहा था, भविष्य में आप याओची के महाप्रबंधक होंगे? जी हाओयू अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ खड़े हो गए। वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने वांग युनमेई से कहा, आंटी, इतनी विनम्र मत बनो, बस मुझे जियो जी कहो। जियो? जियो जी? नहीं, मैं नहीं कर सकता। वांग युनमेई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे अचानक जी हाओयू का अभिवादन करने पर पछतावा हुआ। जी हाओयू को जल्द ही जी ग्रुप विरासत में मिलने वाला था, और वह जी ग्रुप की एक कर्मचारी थी। कोई कर्मचारी सीईओ को जियो जी कहकर कैसे संबोधित कर सकता है? वह न तो पुकार सकती थी, न ही उसकी हिम्मत थी।
जी हाओयू तुरंत मधुरता से मुस्कुराए। अगर यह अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कॉल करें। हाओ यू, जियो ए की तरह। जियान ए का वॉइस ओवर। बेशर्म, मैंने तुम्हें ऐसा कब बुलाया? जब वांग युनमेई ने ये सुना तो उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह उसे जियो जी नहीं कह सकती थी क्योंकि वह भविष्य में बॉस होगा, लेकिन अगर वह उसे उसी तरह बुलाती है जैसे उसकी बेटी करती है तो वह इसे स्वीकार कर सकती है, भले ही अनिच्छा से। वांग युनमेई का मुंह थोड़ा हिल गया और उसने चिल्लाने की कोशिश की। हाओ यू, जी हाओयू ने धीरे से पलकें झपकाईं, मानो वांग युनमेई के जारी रहने का इंतजार कर रहा हो। ये देखकर वांग युनमेई के दिल को तुरंत बहुत आराम मिला, क्योंकि अब जी हाओयू का सामना करते हुए वह वास्तव में उस दबाव को महसूस नहीं कर सकती जो अतीत में उस पर आया था। शायद बेटी की वजह से उसके प्रति नजरिया बदल गया था। इस विचार को मन में रखते हुए वांग युनमेई ने आगे कहा, मैं सिर्फ जियो ए को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता था। वांग युनमेई ने हमेशा इस मामले को दिल से लिया था। उसकी बेटी बहुत छोटी थी, इसलिए अगर वह अकेले लड़ने के लिए बाहर जाती तो उसे निश्चित रूप से चिंता होती। हालांकि यंग मास्टर जी द्वारा अपनी बेटी की मदद करने से वांग युनमेई सहज महसूस कर सकती थीं। हालांकि जी हाओयू ये सुनकर भ्रमित हो गए। जियो ए को व्यवसाय शुरू करने में मदद करें? उसे इस बारे में क्यों नहीं पता था? जी हाओयू जितने होशियार थे, उनके विचार थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अस्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया हो कि यह लड़की अपनी माँ को जवाब देने में सक्षम नहीं होगी और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगी, जो अपनी माँ से कभी कभार ही मिलती थी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था। जी हाओयू को लगा कि यह शायद सच है। अन्यथा वांग युनमेई बिना किसी कारण के उन्हें धन्यवाद क्यों देंगे? हालांकि उसके विचार अनियंत्रित थे, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। जी हाओयू सुंदर ढंग से मुस्कुराए और सुंदर और आज्ञाकारी दिखे। आंटी, आपका स्वागत है। हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं। जियो ए अभी भी छोटी है। अगर वह कुछ भी गलत करती है तो मुझे आशा है कि आप हाओ यू उसे माफ कर सकते हैं। आप उसे और भी चीजें सिखा सकते हैं जो वह नहीं जानती, वांग युनमेई ने ईमानदारी से कहा। जी हाओयू ने सिर हिलाया। आंटी, चिंता मत करो, जियो ए और मैं बहुत करीब हैं। मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा। द्वारा अद्यतन कॉम जी हाओयू का वादा सुनकर वांग युनमेई को पूरी तरह से राहत मिली। आंटी, क्या आप काम पर वापस आ गई हैं? क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? जी हाओयू ने विषय बदला और चिंता से पूछा। वांग युनमेई मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं लगभग ठीक हूँ, कोई गंभीर बात नहीं है। जी हाओयू कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी जेब में रखा फोन बज उठा। ये देखकर वांग युनमेई ने तुरंत कहा, हाओयू, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो आगे बढ़ो और अपने आप को व्यस्त करो। मैं भी ऊपर जाऊंगा। जी हाओयू मुस्कुराए और सिर हिलाया। ठीक है, अलविदा आंटी। जी हाओयू ने पलटकर फोन उठाया। उन्होंने अप्रसन्नता से कहा, आपने ठीक समय पर फोन किया। कियू जियाहाओ हैरान लग रहा था। ओह, क्या है गलत? जी हाओयू ने वांग युनमेई की गायब होती पीठ को देखा और आह भरी। अपनी सास पर एहसान जताने का ऐसा मौका चला गया। ये ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं हॉल में हूँ, मैं तुरंत अंदर आऊंगा। ये कहने के बाद जी हाओयू ने तुरंत फोन रख दिया। हॉल में खड़े होकर जी हाओयू ने जियान ए के चेहरे के बारे में सोचा और बुरी तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इस लड़की ने उसे बिना बताए उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया।
ठीक है, मैं जल्द ही आपसे अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। आचू। लियांग पर्वत पर मौजूद जियान ए को अचानक छींक आ गई। जियो ए, क्या तुम्हें सर्दी है? अंधेरे तंबू में गुआन ताओ ने धीमी आवाज में पूछा। जियान ए ने इनकार किया। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मेरी नाक में अचानक थोड़ी खुजली महसूस होती है। हालांकि पहाड़ पर तापमान थोड़ा कम है। स्लीपिंग बैग को कसकर खींच लें। बीमार मत पड़ो और सर्दी मत लगो, जैसे ही वह बोली, वह आगे बढ़ी और अपनी नाक की नोक रगड़ी। जियान ए ने मन में सोचा, किसने मुझे याद किया? छात्रों ने शरद ऋतु यात्रा के अगले 2 दिन शिकायतों से भरे बिताए। कैंपिंग की नवीनता बीत जाने के बाद जंगल तुरंत उबाऊ लगने लगा। इसके अलावा वे न तो ठीक से खा पाते थे और न ही अच्छी नींद ले पाते थे। प्रतिदिन धोने के लिए वे कितना पानी उपयोग कर सकते हैं, इसकी एक सीमा थी। ये दिन के अंत में जीवित रहने जैसा था। कुछ कक्षाओं को आग जलाना और खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने पूरे दिन कुछ भी गर्म नहीं खाया। जब उन्होंने सुना कि कक्षा 1 ने उस दोपहर स्टोव बनाया है और नूडल्स पकाया है, तो वे सभी उन्हें देखने और उनसे सीखने के लिए दौड़ पड़े। अपने हतोत्साहित होने के कारण सभी को आगे की गतिविधियों और खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें केवल अच्छे भोजन की आशा थी। काफी प्रत्याशा के बाद शरद ऋतु की यात्रा अंततः समाप्त हो गई। वापसी की यात्रा पर बस में जब वे आए तो सभी के उत्साह में एकदम विपरीतता थी। यहाँ तक कि जियान ए जैसा उत्कृष्ट शरीर वाला व्यक्ति भी थोड़ा निराश था। 2 दिनों तक दुनिया से अलग थलग पहाड़ पर रहना, जहां उसके फोन पर कोई सिग्नल नहीं था और रात में बिजली नहीं थी, अवसाद का कारण बन सकता था। यह एक दीर्घकालिक आत्महत्या के समान था। हालांकि उसे राहत की बात यह थी कि गुआन ताओ पिछले 2 दिनों से उसका पीछा कर रहा था और कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ। स्कूल लौटने के बाद छात्र केवल गर्म स्नान करने और बिस्तर पर सो जाने के लिए घर जाना चाहते थे। जियान ए कोई अपवाद नहीं था। सभी को अलविदा कहने के बाद जियान ए और सीयू ने नॉर्थ सिटी में अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी ली। वे शुरू में लौटने के बाद अपने गुरु से मिलने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन जियान ए इतनी थकी हुई थी कि वह बस सोना चाहती थी। ये सोचकर कि कल मार्शल आर्ट स्कूल में सुबह का प्रशिक्षण दिवस है, उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उसके कोई सपने नहीं थे। जब उसकी आंख खुली तो अगले दिन सुबह के 3:30 बज चुके थे। जियान ए की खोई हुई ऊर्जा इस नींद से फिर से मिलती हुई प्रतीत हुई। उसने कमरे में लाइटें जला दी और सोचा कि वह आधे घंटे में उठ जाएगी, इसलिए उसने आगे सोने की योजना नहीं बनाई। द्वारा अद्यतन कॉम उसने अपना फोन उठाया और देखा कि कुछ लोग थे मिस्ड कॉल। वे उसकी माँ, भाई और हॉक्स्यू से थे। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात बाई झोउ की मिस्ड कॉल थी। उनमें से 4 थे। वह जानती थी कि उसकी माँ, भाई और हॉक्सू ने उसे केवल एक बार फोन करने की कोशिश की थी क्योंकि वह दिन था जब वह शरद ऋतु की यात्रा से वापस आई थी। उन्हें तो सिर्फ इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वह सुरक्षित शहर लौट आई है या नहीं। हालांकि बाई झोउ ने 4 बार फोन किया। जाहिर तौर पर उसके पास उसे बताने के लिए कुछ था। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह उसके लिए वापस बुलाने का समय नहीं था। मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये चंद घंटे अब मायने नहीं रखते। जब वह जागता तो बाई झोउ उससे संपर्क करती। आमतौर पर वह हल्की नींद लेती थी। इस बार शायद इसलिए कि वह थकी हुई थी, उसने एक भी कॉल नहीं सुनी। सुबह जियान ए और सीयू मार्शल आर्ट स्कूल गए। लिन यी और गाओ यांग उन दोनों से पहले पहुंचे और दरवाजे पर
पत्थर की सीढ़ियों पर अन्य वरिष्ठ भाइयों के साथ बातचीत कर रहे थे। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे पहले से ही एक दूसरे से बहुत परिचित थे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? जियान ए मुस्कुराया और आगे चला गया। जब सभी ने जियान ए को देखा, तो उन्होंने तुरंत अभिवादन किया। जूनियर सिस्टर निंग जेक्सुआन ने जियान ए का आकार बढ़ाया और ऐसे भाव से सिर हिलाया जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि लिन यी और गाओ यांग सही हैं। आप लोगों को इस बार बहुत कष्ट हुआ। जूनियर सिस्टर का वजन कम हो गया है, तो वे शरद ऋतु की यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत और अंत दो चरम सीमाएं हैं। पहले 2 दिनों तक हर कोई रोमांचित था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए ने पूछा, मास्टर हाल ही में कैसे हैं? क्या उनका पैर और ठीक हो गया है? वरिष्ठ भाई यू ने पहले सिर हिलाया। डॉक्टर जियो अद्भुत हैं। मैं अब यह नहीं बता सकता कि मास्टर का पैर कभी घायल हुआ था। हालांकि डॉक्टर जियो ने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए एक्यूपंक्चर जारी रखने की जरूरत है। मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश करते ही सभी ने बातचीत की और हंसे। जियान ए और अन्य शिष्यों को शरद ऋतु की यात्रा से लौटते देखकर यांग जी भी बहुत खुश हुए। जियान ए ने ये भी देखा कि पिछली बार की तुलना में यांग जी का पैर वास्तव में ठीक होने के एक कदम करीब था। जब उन्होंने सीनियर ब्रदर मोबाई और सीनियर ब्रदर शियाओविन को देखा, तो वे खुशियों का आदान प्रदान करने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हर कोई अपने सुबह के अभ्यास के लिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। इसके बाद भी आपको स्कूल जाना है, यांग जी ने आदेश दिया। जब सभी ने ये सुना, तो वे जल्दी से लाइन में लग गए और हमेशा की तरह सुबह का अभ्यास शुरू कर दिया। अब जियान ए की सुबह की एक्सरसाइज पहले से ही अन्य वरिष्ठ भाइयों पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लिन यी और गाओ यांग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि जियान ए की तुलना में उनकी गति थोड़ी धीमी थी। आखिरकार उन दोनों का कोई आधार नहीं था। सुबह के व्यायाम के बाद सभी ने मार्शल आर्ट स्कूल के रेस्तरां में सादा नाश्ता किया और चौराहे से बाहर चले गए। इस समय जियान ए अचानक सोचा था कि वरिष्ठ बहन क्यूई वेई सहित अन्य वरिष्ठ भाई यिज़होंग के छात्र थे। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, तीसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप पहले से ही तीसरे वर्ष में हैं? यू ने सिर हिलाया। यह सही है। इसलिए हमारे पास हर दिन बहुत कम खाली समय होता है। हर बार जब हम शाम को सेल्फ स्टडी से घर लौटते हैं, तो शाम के लगभग 10 बज चुके होते हैं। अगर हम अगले दिन मार्शल आर्ट स्कूल आते हैं, तो हमारे पास केवल 5 घंटे की नींद होती है। क्या आप वांग ज़िचेन नामक व्यक्ति को जानते हैं? जियान ए ने पूछा। यू ने सबसे पहले अपना सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता, निंग जेक्सुआन ने अचानक कहा। वरिष्ठ बहन, क्या वांग ज़िचेन आपकी कक्षा में नहीं है? जब जियान ए ने ये सुना, तो उसकी नज़र क्यूई वेई पर पड़ी। वरिष्ठ बहन, क्या वांग ज़िचेन आपकी कक्षा में है? द्वारा अद्यतन कॉम क्यूई वेई ने सिर हिलाया। हाँ, वह हमारी कक्षा में अंतिम है। स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम सामने आए। वह शहर व्यापी रैंकिंग में भी अंतिम 10% पर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्यूई वेई मदद नहीं कर सकी, लेकिन जियान ए की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? जूनियर सिस्टर, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जियान ए कहना चाहती थी कि वह उसे नहीं जानती, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और सिर हिलाया।
वह मेरा चचेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है। क्यूई वेई ने सहज ही भौहें चढ़ा लीं। ये स्पष्ट था कि वांग जिचिन जैसे व्यक्ति को जियान ए के साथ जोड़ना कठिन था। वे रिश्तेदार भी थे, जूनियर सिस्टर। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या आपके चचेरे भाई का दिमाग कभी कभी ठीक से काम नहीं करता है? मैं पढ़ाई के बारे में नहीं, बल्कि उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्यूई वेई ने तुरंत कहा। उसके शब्द निर्दयी थे। ये स्पष्ट था कि उसके मन में वांग जिचेन के बारे में बहुत बुरी धारणा थी। इस बार जियान ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने वांग जिचेन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, और उसके बारे में उसकी सबसे गहरी धारणा ये थी कि वांग परिवार ने उसे बिगाड़ दिया था, जबकि उसने सभी को नजरअंदाज कर दिया था। उसके पास एक राजकुमारी का जीवन नहीं था, लेकिन वह राजकुमारी सिंड्रोम से भरा हुआ था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल में उसकी प्रतिष्ठा इतनी खराब होगी। दरअसल मैंने उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके स्कूल में उसे हमेशा परेशान किया जाता है? जियान ए ने क्यूई वेई को देखा। क्यूई वेई ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। मैं इसके बारे में नहीं जानता। हालांकि उसमें कोई मानवता नहीं है। उसके सहपाठी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। वह लंबा और मोटा भी है। उसे धमकाया नहीं जाना चाहिए, है ना? वैसे भी हमारी कक्षा में किसी ने भी उसे तंग नहीं किया, क्यूई वेई ने सच कहा। कम से कम उसकी नज़र में तो यही सच्चाई थी। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। हालांकि ये समझ में आया, वांग जिचेन बहुत अहंकारी थे। भले ही उसे धमकाया गया हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि पिछली बार वह संयोगवश उससे टकरा गई थी। जूनियर सिस्टर, क्या आपको ध्यान देने में मेरी मदद की जरूरत है? क्यूई वेई ने सोचा कि जियान ए को चिंता थी कि उसके चचेरे भाई को धमकाया जाएगा, इसलिए उसने पूछा। जियान ए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, वरिष्ठ बहन, मैं तो बस पूछ रहा था। वह वांग जिचेन की वजह से दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा उसे वांग जिचेन की कोई चिंता नहीं थी। वह बस याद आया कि उसके वरिष्ठ भाई बहन भी येघोंग में थे, इसलिए उसने लापरवाही से पूछा। लिन यी का ड्राइवर चौराहे पर इंतजार कर रहा था। जियान ए और बाकी लोग उसकी कार से स्कूल गए। एजोंग के खेल मैदान के दाईं ओर सार्वजनिक प्रदर्शन कॉलम पर वर्ष 1 और वर्ष 2 के लिए शहर की प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए थे। इस समय बड़ी संख्या में छात्र सार्वजनिक प्रदर्शन कॉलम के आसपास अपना परिणाम तलाश रहे थे। जियान ए और बाकी लोग आगे की ओर झुक गए। हालांकि किसी ने चिल्लाया, जियान ए यहाँ है। सभी ने घूम कर रास्ता बना लिया। जियान ए भीड़ के पीछे खड़ा हो गया और भ्रम में अपनी आंखें झपकाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या हो रहा है? जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मैं स्कूल में एक बदमाश हूँ। जियो ए, जिया किंगहुआन की आवाज अचानक सामने से आई। अगले सेकंड में वह उत्साह से जियान ए के पास पहुंची और उसे नोटिस बोर्ड की ओर खींच लिया। देखना, जियान ए ने उसके सामने रैंकिंग को देखा। वह शुरू में अपना नाम ढूंढना चाहती थी, अंत में प्रथम स्थान। जियान ए कुल स्कोर 749 द्वारा अद्यतन। कॉम जियान ए, क्या तुमने वह देखा? क्या तुमने वह देखा? जिया किंगहुआन जियान ए से भी अधिक उत्तेजित था। शहर में नंबर 1, जियान ए, तुम बहुत अद्भुत हो। जियान ए ने परिणामों और अंकों पर पलकें झपकाईं। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराई और बोली, मैं वास्तव में प्रथम हूँ। उसने नीचे देखा। छठा स्थान। जियान यी, कुल स्कोर 731।
क्योंकि यह एक शहर रैंकिंग थी। इसका मतलब था कि बीच की अन्य रैंकिंग अन्य स्कूलों की थी। गाओ यांग और बाकी लोग भी रैंकिंग में अपना नाम तलाश रहे थे। गुआन ताओ 27वें स्थान पर था। गाओ यांग 28वें स्थान पर थे। लिन यी 72वें स्थान पर थीं। जिया किंगहुआन का पतन सबसे स्पष्ट था। वह 96वें स्थान पर थी और शहर में शीर्ष 100 से लगभग बाहर हो गई थी। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम रैंकिंग से बहुत नीचे गिर गए। ठीक है, जियान ए ने पूछा और मुस्कुराते हुए जिया क्विंगहुआन की ओर देखा। जिया क्विंगहुआन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। आप ये भी जानते हैं कि फिल्मांकन के दौरान मैं अनिवार्य रूप से विचलित हो जाऊंगा। शीर्ष 100 में बने रहना पहले से ही आसान नहीं है। ठीक है। लिन यी अचंभे में जियान ए के पीछे खड़ा था। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसके और जियान ए के बीच का अंतर बड़ा होता जा रहा था और वह इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था। हालांकि इस बार उनके नतीजे सिर पर झटके की तरह थे। शहर में नंबर 1, शहर में 70वां, बीच में 70 लोगों का अंतर था। इसे एक दुर्जेय अंतर कहा जा सकता है। इस तरह के उत्कृष्ट जियान ए ने लिन यी को एक मजबूत मनोवैज्ञानिक अंतर महसूस कराया। गुआन ताओ और गाओ यांग को देखें। उनकी रैंकिंग लगभग समान थी। जैसे कि लिन यी के आसपास की उदासी को महसूस करते हुए गाओ यांग ने आराम से उसके कंधे को थपथपाया। इससे लिन यी और भी अधिक दुखी हो गई। दूसरी तरफ थी ईयर 1 रैंकिंग। जियान ए आगे बढ़ा और उत्सुकता से उसे देखा। प्रथम स्थान जियान येचेन, कुल स्कोर 746। जियान ए की आंखें चमक उठीं। वह अच्छा था। नीचे 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 जी हॉक्सू का नाम वहां नहीं था। वह शायद असफल हो गई थी। हालांकि जी हॉक्सू ने ये भी कहा कि उन्हें वापस स्थानांतरित किए जाने की आदत नहीं है। यह अवश्यंभावी था कि वह अपनी पहली परीक्षा में असफल हो जाएगी। हालांकि जियान येचेन अपनी बहन की तरह एक शीर्ष छात्रा थी। यी, देखो, तुम शहर में शीर्ष 10 में हो। इस समय ली युनमेई ने जियान यी को अंदर खींच लिया और खुशी से रैंकिंग को देखा। जियान यी का लक्ष्य शहर में शीर्ष 10 में होना था। वह शुरू में काफी खुश थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो जियान ए को पहले स्थान पर रखा। जियान यी मुस्कान जम गई और धीरे धीरे गायब हो गई। जियान ए स्कूल परीक्षा के दौरान हमेशा प्रथम स्थान पर रहती थी, जबकि वह हमेशा दूसरे स्थान पर रहती थी। ऐसा नहीं लगा कि इतना स्पष्ट अंतर था। हालांकि अब जब उनके बीच रैंकिंग में 5 और लोग थे, तो उनका अंतर स्पष्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि जियान यी हार नहीं सकता था। वह जियान ए से हारना नहीं चाहती थी। इसके अलावा क्या वह एक राक्षस थी? उसे पूरे शहर में प्रथम स्थान क्यों दिया गया? क्या वह हर बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली थी? ली युनमेई ने भी जियान ए का नाम जियान यी के ऊपर देखा और समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। पहले जियान यी हमेशा हारती थी और उसने जियान यी को अगली बार और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि कई बार कोशिश करने और असफल होने के बाद उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जब वे कक्षा में लौटे तो छात्रों ने उत्साहपूर्वक उन्हें घेर लिया। जियान ए, तुम बहुत अद्भुत हो। तुम शहर में शीर्ष पर हो। यह सही है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपने ये कैसे किया। यदि आप इस परिणाम को बनाए रख सकते हैं, तो सभी विश्वविद्यालय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान आपको शामिल करने के लिए संघर्ष करेंगे। शरद ऋतु की यात्रा से सबसे स्पष्ट लाभ ये था कि जियान ए और गुआन ताओ कक्षा के अन्य छात्रों से अधिक परिचित थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी ने अचानक उसे बधाई देने के लिए घेर लिया। द्वारा अद्यतन
कॉम जियान ए मुस्कुराया और उनके साथ बातचीत की। लेकिन लिन यी, जो कोने में बैठा था, अपने सिर पर काले बादल के साथ अकेला था। उन्होंने हमेशा जियान ए को ये कहते हुए याद किया कि वह कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहती थी। उन्हें जियान ए के साथ कैपिटल यूनिवर्सिटी भी जाना था। हालांकि इस बार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम बहुत अनिश्चित थे। हालांकि वह केवल दूसरे वर्ष में था और प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ज्यादा विचार नहीं किया गया था। लिन यी ने खुद से कहा कि उसे खतरा महसूस करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। जियान ए पहले ही चरम पर पहुंच चुका था और अधिक मजबूत नहीं होगा। वह व्यक्ति था जिसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। 2 वर्षों में उसे जियान ए का पीछा करना पड़ा, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। सुबह सेल्फ स्टडी के दौरान जियान ए का फोन उसकी जेब में कंपन हुआ। उसने उसे उठाया और देखा कि यह बाई झो थी। जियान ए निराशा में अपने माथे पर थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक सकी। आज सुबह जब वह उठी तो उसने कहा कि वह उसे वापस बुलाना चाहती थी लेकिन भूल गई। शिक्षक नहीं आए। जियान ए ने झुककर उसे उठाया। नमस्ते बॉस, क्या आप वापस आ गए? फोन के दूसरे छोर पर बाई झो की आवाज पहले की तरह जीवंत नहीं थी और इसमें गंभीरता की एक दुर्लभ भावना प्रकट हुई। जियान ए ने कहा, मैं वापस आ गया हूँ। मैं कल बहुत थका हुआ था। मैं सो गया और अपने फोन की घंटी नहीं सुनी। क्या कुछ हुआ? कुछ हुआ, बाई झो ने कहा। कंपनी के बारे में? जियान ए ने पूछा। हाँ, बाई झो ने उत्तर दिया और पूछा, आपके पास आने का समय कब है? जियान ए दोपहर में स्कूल के बाद कहना चाहती थी, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं दोपहर को स्कूल के बाद जाऊंगी। क्या हुआ? ये गंभीर क्यों लग रहा है? ये गंभीर नहीं है। मैं इसे फोन पर नहीं बता सकता। जब आप दोपहर को आएंगे तो बात करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, बाई झो ने कहा। जब दोपहर में चौथे पाठ के लिए घंटी बजी, तो जियान ए ने किंगहुआन से कहा, मुझे दोपहर में कुछ करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैं दोपहर में कक्षा के लिए वापस नहीं आता, तो द ग्रेट सेज सन से छुट्टी के लिए आवेदन करने में मेरी मदद करें। वह कम से कम शहर में पहली बार आए थी, इसलिए वह अभी भी छुट्टी मांग सकती थी। जिया किंगहुआन ने सहमति में सिर हिलाया। जियान ए ने स्कूल छोड़ दिया और एक टैक्सी ली। सीधे ईस्ट सी रियल एस्टेट की ओर चल पड़ा। क्या चल रहा है? कार्यालय में जियान ए ने उत्सुकता से पूछा। बाई झो ने काला सूट पहना हुआ था। उनके उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताएं थोड़ी उदास थीं और वे नाखुश लग रहे थे। बाई झो को देखकर, जो आमतौर पर मुस्कुरा रही थी, उसकी अभिव्यक्ति ने जियान ए का दिल डूब गया। बाई झो जियान ए के सामने बैठी और धीरे से कहा, परियोजना पर एक कार्यकर्ता को कुछ हो गया। जियान ए स्तब्ध था। क्या किसी कार्यकर्ता को कुछ हुआ? जियान ए के पूछने की प्रतीक्षा किए बिना बाई झो ने समझाने की पहल की। पहले दिन जब आप शरद ऋतु की यात्रा के लिए निकले थे, होटल प्रोजेक्ट पर एक कर्मचारी अपना पैर खो बैठा और सस्पेंशन फ्रेम से गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। जियान ए की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने भौहें चढ़ा दीं। क्या ये गंभीर है? बाई झो ने अपना सिर हिलाया। जियो जेन के साथ इन चीजों को गंभीर नहीं माना जाता है। जब जियान ए ने ये सुना, तो उसे पता चला कि बाई झो को कुछ कहना था, अन्यथा उसके पास ऐसा स्वर और अभिव्यक्ति नहीं होती। जारी रखना। जियान ए सुनने के लिए आगे झुक गया। बाई झो ने सिर हिलाया और धीरे से सांस छोड़ी। 2 दिन बाद अचानक गिरी लुगदी मशीन से एक अन्य कर्मचारी के सिर में चोट लग गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। जियान ए की
अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई। होटल प्रोजेक्ट का निर्माण कुछ महीनों पहले ही शुरू हो चुका था। निर्माण टीम सेंचुरी ग्रुप से थी। ये सभी लोग बहुत प्रोफेशनल थे। इतने लंबे समय के बाद एक भी छोटी निर्माण दुर्घटना नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों में ऐसा 2 बार हुआ। क्या यह एक दुर्घटना थी? द्वारा अद्यतन कॉम या जियान ए को एक साजिश सिद्धांत के साथ आना पड़ा। व्यवसाय की दुनिया एक युद्ध के मैदान की तरह थी, और कई चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी दिखती थीं। अगले सेकंड में जियान ए के विचार की पुष्टि हो गई। बाई झोंग ने धीरे से मेज पर रखे 2 अखबार उठाए और उन्हें जियान ए की ओर धकेल दिया। उन्होंने कहा, इन्हें देखो। जियान ए ने इसे लिया और इसे देखा। पहले पन्ने पर मुख्य शीर्षक था, ईस्ट सी रियल एस्टेट की निर्माण परियोजना में लगातार दुर्घटनाएं हुईं। क्या उन्होंने अपना श्रम आवश्यकता से अधिक लिया, या फिर उनके पास उपकरणों की कमी थी? वह है सही। ये बहुत लंबा और उद्देश्यपूर्ण शीर्षक था। इसके पीछे तथाकथित ट्रैकिंग रिपोर्ट का एक पूरा लेख था। इसका मूल रूप से मतलब ये था कि वे ईस्ट सी रियल एस्टेट के कानूनी अनुपालन पर सवाल उठा रहे थे। क्या श्रमिकों के कानूनी अधिकारों को छीन लिया गया था, और क्या निर्माण उपकरण योग्य थे? ये 2 घटनाएं होटल परियोजना पर हुईं, और कंपनी ने तुरंत परिणाम से निपटा। भले ही खबर लीक हो गई हो, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं हो सका। इन दोनों समाचार पत्रों की तारीखें घटना के अगले दिन की सुबह के समाचार पत्र हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट उद्योग में निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। जब तक इसमें जीवन शामिल नहीं होता है, तब तक यह आमतौर पर परियोजना के पहले पन्ने पर नहीं होगा। कोई जानबूझकर मामले की गंभीरता को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। बाई झोंग ने बेरुखी से बात की और कुछ अजीब बात कही। जियान ए ने अखबार को देखा और अपने दिल में व्यंग्य किया, जैसा कि अपेक्षित था। सबसे ऊंचा पेड़ हवा को आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि ईस्ट सी रियल एस्टेट के तेजी से बढ़ने से कुछ लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है, और वे अब शांत नहीं बैठ सकते। हालांकि ऐसे घृणित तरीके प्रस्तुत करने योग्य नहीं थे। अपने पिछले जीवन में वह कई वर्षों तक रियल एस्टेट उद्योग में रही थी और उसने इन घृणित तरीकों के अलावा भी बहुत कुछ देखा था। शायद दूसरा पक्ष उसे नीचा दिखा रहा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। हालांकि अकेले बैयून शहर में आधिकारिक समाचार पत्र को संगठित करने और ऐसी खबरें प्रकाशित करने के लिए जो पहले पन्ने पर छपने लायक नहीं थीं, दूसरी पार्टी को भी कनेक्शन वाली कंपनी होनी चाहिए। क्या आपने किसी को जांच के लिए भेजा? जियान ए ने अखबार नीचे रखा और शांति से पूछा। बाई झोंग ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उम्मीद है। हमें इस मामले के लिए कुछ असाधारण तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बाई झोंग को अस्पष्ट रूप से लगा कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। कुछ ही दिनों में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। क्या यह एक संयोग था? बाई झोंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि दूसरे पक्ष ने खुद को खतरे में डालने के लिए कार्यकर्ताओं को रिश्वत दी? उद्धरण चिन्ह। जियान ए ने धीमी आवाज में पूछा। बाई झोंग ने सिर हिलाया। यह असंभव नहीं है, अन्यथा ये बहुत नाटकीय होगा। जियान ए ने धीरे से सांस छोड़ी। यदि ऐसा मामला था, तो दूसरे पक्ष ने ईस्ट सी रियल एस्टेट की यात्रा के लिए बहुत प्रयास किए थे। कम से कम वे दूसरों को ऐसा करने के लिए मना सकते थे। उन्हें अच्छी खासी रकम देनी चाहिए थी। आखिरकार, अगर उन्होंने गलती से इसे खेला, तो वे अपनी जान गंवा देंगे। संयोगवश, जैसे ही वे दोनों घटना के बारे में अनुमान लगा रहे थे, उन्हें एक और खबर मिली।
निर्माण स्थल पर किसी ने लीवर पर अपनी पकड़ खो दी और उसका दाहिना हाथ टूट गया। अगर वह अभी भी अनुमान लगा रही थी, तो इस बार इस पर विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। होटल परियोजना बैयून शहर में हाइचेंग जिला रेलवे स्टेशन के पास थी। जब जियान ए और बाई झोउ वहां गए, तो परियोजना अभी भी सामान्य रूप से चल रही थी। ये पहली बार था जब जियान ए निर्माण स्थल पर आया था। व्यक्तिगत रूप से लगभग आधे वर्ष में मैनेजर बाय। जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने बाई झोउ को देखा, तो वह गंभीर भाव के साथ आगे बढ़ा। बाई झोउ भी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने पूछा, क्या हो रहा है? द्वारा अद्यतन कॉम प्रभारी व्यक्ति ने केवल इतना कहा। जब श्रमिक ने लीवर का उपयोग किया तो उसका हाथ फिसल गया। लीवर का उपयोग करने के बाद उत्पन्न इंच बल के कारण लीवर हिंसक रूप से उछल गया। उसने सीधे अपने हाथ को घायल कर लिया। ये फ्रैक्चर होना चाहिए। क्या कर्मचारियों ने दस्ताने नहीं पहने थे? उनके हाथ फिसलन भरे क्यों हैं? बाई झोउ ने पूछा। प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। जब दूसरों को एहसास हुआ कि कुछ हुआ है, तो ये पाया गया कि कर्मचारी ने कोई फिसलन रोधी दस्ताने नहीं पहने थे। जियान ए और बाई झोउ एक दूसरे को देखने के अलावा मदद नहीं कर सके। एक अनुभवी कर्मचारी को ये कैसे नहीं पता होगा कि ऐसी स्थितियों में किसी को फिसलन रोधी दस्ताने पहनने होंगे? ये स्पष्ट रूप से एक जानबूझकर की गई दुर्घटना थी। कहाँ है वह? बाई झोउ ने पूछा। उसे अस्पताल भेजा गया। जियान ए ने आह भरी और बाई झोउ से कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। बाई झोउ ने सिर हिलाया और प्रभारी व्यक्ति से कहा, इस जगह पर कड़ी नजर रखें। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति निर्माण स्थल में प्रवेश करता है, तो मुझे बताना याद रखें। प्रभारी व्यक्ति भी कई वर्षों से रियल एस्टेट उद्योग में पेशेवर था। उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि हाल ही में निर्माण स्थल पर जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ थी। एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुईं और जो लोग मुसीबत में फंसे उन्होंने सबसे बुनियादी पेशेवर गलतियां की। वे पूरी तरह से टाले जाने योग्य थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जानबूझकर किया गया था। बाई झोउ के शब्दों को सुनकर प्रभारी व्यक्ति ने अपने विचारों की पुष्टि की। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर ईस्ट सी रियल एस्टेट को निशाना बना रहा है। हाइचेंग जिले के एरजोंग अस्पताल में पहले 2 घायल कर्मचारी भी इसी अस्पताल में रह रहे थे। जब जियान ए और बाई झोउ पहुंचे, तो कर्मचारी अभी भी ऑपरेटिंग थिएटर में सर्जरी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसके साथ केवल 2 सहकर्मी थे। कार्यकर्ता के परिवार को पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन वे आसपास के ग्रामीण इलाके में बहुत दूर थे। वे तुरंत बैयून शहर नहीं आ सके। जैसे ही जियान ने पहुंचे, सेंचुरी ग्रुप से चेन लेई दौड़ पड़े। जब उसने चेन लेई को देखा, तो जियान ए तेजी से आगे बढ़ी। अंकल चेन, निर्माण टीम सेंचुरी ग्रुप की निर्माण टीम से थी। जो कर्मचारी मुसीबत में थे, वे सेंचुरी ग्रुप के कर्मचारी भी थे। इसलिए चेन लेई को स्वाभाविक रूप से देखने के लिए आना पड़ा। चेन लेई ने ठंडे भाव से जियान ए की ओर सिर हिलाया और कहा, ये बहुत अजीब है। जाहिर है चेन लेई को पहले से ही कुछ असामान्य गंध आ गई थी। बैठो और बात करो। जियान ए ने चेन लेई को गलियारे में कुर्सी पर बैठने दिया। बैठने के बाद चेन लेई ने कहा, कोई जानबूझकर ईस्ट सी रियल एस्टेट के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। इसके अलावा वे मेरे सेंचुरी ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं। जियान ए ने सिर हिलाया। ये मेरे भी विचार हैं। ईस्ट सी रियल एस्टेट का विकास दूसरों को अवरुद्ध कर रहा है। चेन लेई ने आह भरी। मैंने पढ़ा है पिछले 2 दिनों के समाचार पत्र। दूसरे पक्ष को एक काफी आधिकारिक समाचार पत्र कंपनी मिली
और उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि यह ट्रिक प्रस्तुत करने योग्य नहीं है, लेकिन यह ईस्ट सी रियल एस्टेट पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जैसे ही वह बोला, चेन लेई ने चिंता से जियान ए की ओर देखा। आपको ये जानना होगा कि यदि लगातार दुर्घटनाएं होंगी, तो उच्च अधिकारी परियोजना को रोक देंगे। जियान ए समझ गया। ये दूसरे पक्ष का भी अंतिम लक्ष्य है, नकारात्मक प्रभाव पैदा करना और कंपनी के विकास में बाधा डालने के लिए ईस्ट सी रियल एस्टेट परियोजना को रोकना एक पत्थर से दो शिकार करना था। हमें अभी भी इस मामले की जांच करनी है। हम इसे विकसित नहीं होने दे सकते। निर्माण स्थल पर सैकड़ों और हजारों श्रमिक हैं। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितनों को रिश्वत दी, चेन लेई ने सच्चाई से कहा। कंपनी ने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। जियान ए बाईझोउ को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे अन्य 2 घायल श्रमिकों से मिलने ले चलो। जिसने भी परेशानी शुरू की है उसे इसे खत्म करना चाहिए। कुछ सुराग पाने के लिए उन्हें कार्यकर्ताओं में सेंध लगानी पड़ी। आंतरिक रोगी विभाग में द्वारा अद्यतन कॉम जियान ए और बाकी लोग पहले कार्यकर्ता के वार्ड में गए जहां कार्यकर्ता गिर गया और उसका पैर टूट गया। वार्ड में एक कर्मचारी का पैर हवा में लटका हुआ था। एक थोड़ी मोटी औरत बिस्तर के पास सेब छील रही थी। कार्यकर्ता जियान ए और बाईझोउ को नहीं जानता था, लेकिन वह चेन लेई को जानता था, शायद अपराध बोध के कारण। जैसे ही उसने चेन लेई को देखा, कार्यकर्ता की आंखों में घबराहट और अनिश्चितता दिखाई दी। अध्यक्ष चेन, आप यहाँ क्यों हैं? मरीज का नाम वांग जी था। वह सेंचुरी ग्रुप की निर्माण टीम का पुराना कर्मचारी था। जब उसने चेन लेई को देखा, तो वह खुद को बैठने के लिए मजबूर करना चाहता था। चेन लेई ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। यदि आप घायल हैं तो हिले नहीं। वांग जी ने शर्मिंदगी में सिर हिलाया। थोड़ी मोटी औरत उसकी प्रेमिका होनी चाहिए। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी अपने गृहनगर से आई हो। जब उसने चेन लेई और बाईझोउ को देखा, तो वह आरक्षित दिखने से खुद को नहीं रोक सकी। वह उठ खड़ी हुई और जल्दी से उनके बैठने के लिए स्टूल हटा दी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बाईझोउ ने पहले बात की। नमस्कार, मैं ईस्ट सी रियल एस्टेट का महाप्रबंधक हूँ। मेरा उपनाम बाई है। मैं विशेष रूप से आपसे मिलने आया हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बाईझोउ की नज़र उस आदमी के पैर पर पड़ी। उन्होंने बेहोश होकर पूछा, क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? जब वांग जी ने सुना कि बाईझोउ ईस्ट सी रियल एस्टेट के महाप्रबंधक थे, तो उनके शरीर की आभा कम हो गई। वह बार बार झपक रहा था, जैसे वह घबरा गया हो। आखिरकार, वह तो एक कार्यकर्ता ही था। वह अपनी भावनाओं को छुपाना कैसे जानता होगा? बाईझोउ और चेन लेई की शक्तिशाली आभा के अलावा, उन्होंने प्रवेश करते ही पहले से ही दूसरे पक्ष की नसों को अदृश्य रूप से दबा दिया था। भले ही उन दोनों ने कुछ नहीं पूछा, दोषी लोग खुद पर भी काबू नहीं पा सके। वांग जी ने हंसते हुए कहा, मेरा पैर टूट गया है। वह नहीं जानता था कि झूठ बोलते समय कैसा महसूस होता है। जब उसका पैर टूट गया, तो वह कैसे मुस्कुरा सकता था? उन्होंने इसे देखा लेकिन इसे उजागर नहीं किया। वे केवल देखते रहे उस पर एक साथ। थोड़ी देर बाद चेन लेई ने कहा, मुआवजे के बारे में। मुआवजे का जिक्र आते ही वांग जी की नज़र अचानक बदल गई। उन्होंने चमकती आंखों से चेन लेई की ओर देखा। सेंचुरी ग्रुप के नियमों के अनुसार, वे चोट की पहचान के अनुसार निर्माण दुर्घटनाओं की भरपाई करेंगे। वांग जी का पैर टूट गया और इसके कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है। मुआवजा राशि मृत्यु मुआवजे और लकवा मुआवजे के बाद तीसरे स्थान पर होनी चाहिए। हालांकि
चेन लेई ने वांग जी की ओर देखा और उसके मुंह के कोने अदृश्य रूप से मुड़ गए। कंपनी के नियमों के अनुसार आपको संभवतः मुआवजे की एक बड़ी राशि मिल सकती है, लेकिन दुर्घटना स्थल पर जांच के अनुसार आपके पैर फिसलने और सस्पेंशन फ्रेम से गिरने का मूल कारण ये था कि आपकी सीट बेल्ट की प्रीऑपरेटिव जांच नहीं हुई थी और न ही निर्माण उपकरण के कारण। इसलिए मुख्य जिम्मेदारी आपकी है, सेंचुरी ग्रुप या ईस्ट सी रियल एस्टेट की नहीं। हालांकि मानवीय कारणों से मैं आपको कंपनी की ओर से मुआवजे की एक निश्चित राशि दे सकता हूं। मुआवजे में अंतर की कल्पना की जा सकती है। वांग जी की अभिव्यक्ति ठिठक गई, लेकिन उन्होंने कोई अन्य प्रतिक्रिया दिखाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, मैं लापरवाह था। मैं कंपनी को इसकी भरपाई कैसे करने दे सकता था? वांग जी ने अपनी आंखें नीची कर लीं, लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था, 10,000 युआन का मुआवजा होता तो भी ठीक था। आखिर ये मामला। वांग जी की प्रतिक्रिया ने मामले में और भी पुख्ता सबूत जोड़ दिए। जब उसने सुना कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वह इसे इतनी शांति से कैसे स्वीकार कर सकता था? इसका केवल एक ही कारण था, और वह ये था कि किसी ने बहुत पहले ही उसे मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि देने का सुझाव दिया था। इसलिए वांग जेड के दिल में, अगर सेंचुरी ग्रुप मुआवजा प्रदान करता है, तो यह मुआवजा शुल्क 2 गुना होगा। यदि उन्होंने उसे मुआवजा नहीं दिया, तो उसे नुकसान नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया था, उसने अवश्य ही अधिक मुआवजा शुल्क की पेशकश की होगी। यही कारण है कि वांग जी इस शो में भाग लेने के लिए गिरने और अपना पैर तोड़ने को तैयार था। कुछ गलत था, जियान ए और बाकी लोग समझ गए। द्वारा अद्यतन कॉम वार्ड से निकलने के बाद वे गलियारे में खड़े हो गए। चेन लेई ने सबसे पहले कहा, चीजें वास्तव में इतनी सरल नहीं हैं। बाई झोउ ने कहा, इनमें से अधिकांश कर्मचारी झूठ बोलने में अच्छे नहीं हैं। मैं उनकी अभिव्यक्ति और प्रतिक्रियाओं से बता सकता हूँ। जियान ए ने सिर हिलाया, लेकिन दूसरी पार्टी को इसकी कोई परवाह नहीं है। भले ही उन्हें पता हो कि ये कार्यकर्ता खुद को दे देंगे, उन्हें बहुत स्पष्ट निशान नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे डर है कि ये कार्यकर्ता जिन्हें तोपचारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वे दूसरी पार्टी की पृष्ठभूमि नहीं जानते हैं। दूसरे पक्ष के लिए, ये ईस्ट सी रियल एस्टेट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक ये सवाल था कि कार्यकर्ता उन्हें बेनकाब करेंगे या नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि जब वे किसी की तलाश कर रहे थे तो दूसरे पक्ष के लिए सबूत छोड़ना असंभव था। इसलिए इसकी जांच करना थोड़ा मुश्किल है। चेन लेई ने बुदबुदाया। उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, क्षमा मांगते हुए, जियो ए अंकल, चेन के लोगों ने आपको परेशान किया है। जियान ए मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अंकल चेन? दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से ईस्ट सी रियल एस्टेट के लिए यहाँ है। भले ही निर्माण टीम सेंचुरी ग्रुप से नहीं है, फिर भी किसी को रिश्वत दी जाएगी। आखिरकार इतने सारे कार्यकर्ता थे, कोई पैसे के लिए कीमत चुकाने को तैयार होगा। चेन लेई को अभी भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन चूंकि यह पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? चेन लेई ने पूछा। बाई झोउ मुस्कुराई। यदि आप इसे सामान्य तरीकों से नहीं पा सकते हैं, तो कुछ असाधारण तरीकों का उपयोग करें। रात में जब यूं बुयाओ को खबर मिली, तो उसने प्रोडक्शन टीम से छुट्टी के लिए आवेदन किया और सीधे बैयून शहर के लिए उड़ान भरी। जियान ए रात के खाने के लिए अपनी चाची के घर वापस गई। शहर परीक्षा की समग्र रैंकिंग में जियान ए के बाद दूसरा व्यक्ति जियाची था। दोनों बच्चे, एक शहर में टॉप करता था और दूसरा शहर में दूसरे नंबर पर था।
परिवार इतना खुश था कि उन्होंने रात में एक और दावत रखी।